Hello बच्चों, welcome to Phoenix channel. Today we are going to discuss very important and very interesting and fundamental chapter units and dimension. So what is a physical quantity? क्या physical quantity क्या होती है? Okay, physical quantity is something which can be easily measured and quantified. जो चीज़ को मेजर कर सकते हैं और क्वांटिफाई कर सकते हैं उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. जैसे कि आपने लोअर शर्ट में शायद इनर्शिया पढ़ा है. इनर्शिया टेंडेंसी होती है, उसको मेजर नहीं कर सकते, बट मास, लेंथ, फोर्स, इन चीज़ों को आप मेजर कर सकते हो. कितना है मैग्नीट्यूड में बता सकते हो. उन चीज़ों को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. ओके, जिसको मेजर कर सकते हो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. क्यों चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज़? बिकॉज वी वांट टू कंपेयर सम थिंग्स. ओके, अगर आप कोई चीज़ लेने गए, आपको मम्मी सुबह दूध लेने भेज दिया, तो दूध लेने जब जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि आधा लीटर लाना है, 1 लीटर लाना है, तो कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए ना. सो इट शुड बी सम स्टैंडर्ड मेजरमेंट. ओके, इफ यू वांट टू buy or sell something or you want to go for purchase something, you should know some quantity. So quantity is to be defined. So physical quantities are something which can be measured easily. Okay, length हो, volume हो, mass हो, okay, force हो, momentum हो, ये सारी physical quantities है. Okay, so these are some examples. यहाँ पर scale है, okay, measurement devices है. Okay, physical quantity is something which can be measured and quantified. ये क्वांटिटी which can be measured and quantified. is termed as physical quantity. Is termed as physical quantity. Okay, so अगेन देर आर डिफरेंट क्वांटिटीज़. हर चीज़ के लिए सेम यूनिट्स शायद या सेम कंपैरिजन नहीं हो सकता. जैसे मैं यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस पूछ लूँ, आप उसको मिलीमीटर या सेंटीमीटर में तो नहीं बताओगे, है ना. देर आर सम स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर इट. लॉन्ग डिस्टेंस को किलोमीटर में, और बड़े डिस्टेंस को शायद लाइट ईयर्स में बता सकते हो, और छोटे डिस्टेंस को शायद मिलीमीटर या सेंटीमीटर, या इवन छोटे डिस्टेंस को माइक्रोमीटर. तो ये कन्वर्जन ऑफ फैक्टर्स है कि भाई एक है तो उससे कई गुना कितना है और उससे कई गुना छोटा कितना है, उसको हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं. तो कन्वर्जन फैक्टर्स जो है यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 10 के पावर +1 हो उसको डेका बोलते, -1 हो तो डेसी बोलते, 10 के पावर +1 हो तो डेका बोलते, -1 हो तो डेसी बोलते, +2 हो तो हेक्टा, -2 हो तो सेंटी, +3 हो तो किलो, -3 हो तो मिली, +6 हो तो मेगा, -6 हो तो माइक्रो, +9 हो तो गीगा, जो हम जीबी में डाटा यूज़ करते हैं, मोबाइल डाटा, गीगा, और -9 हो तो नैनो. नैनो इज़ वेरी वेरी स्मॉल. ओके, -12 हो तो उसको पिको, और -15 हो तो फेर्मी बोलते. ओके, और +12 हो तो टेरा, +12 हो तो टेरा. सो सम बेसिक कन्वर्जन्स दिए हुए यहाँ पर कि किससे कितना गुना ज़्यादा है. 1 से ज़्यादा हो तो +3 में किलो, 1 से 1000 गुना कम हो तो मिली. ओके, +6 हो तो मेगा, और 10 लाख टाइम्स कम हो, मतलब 10 पावर -6 टाइम्स हो, उसको माइक्रो बोलते. सो दीज आर सम कन्वर्जन फैक्टर्स रिटन ओवर हियर. यू कैन गो थ्रू देम. सो नेक्स्ट थिंग इज ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड टू 2 कैटेगरीज. कुछ कैटेगरीज होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, और कुछ चीज़ें होती है जो दूसरे पे डिपेंड करती है. जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हो तो ब्रिक इज़ द फंडामेंटल थिंग. उसको यूज़ करके बहुत सारे ब्रिक्स को जोड़ के एक बिल्डिंग या दीवार बना सकते हो. तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो फंडामेंटल चीज़ है वो सीमेंट हो सकती है या ब्रिक हो सकती है, बट बिल्डिंग जो है वो इन सबसे डिराइव्ड क्वांटिटी है. ऐसे ही हम यूनिट्स में भी कुछ चीज़ें फंडामेंटल होती है जो किसी और पे डिपेंड नहीं होगी, और कुछ चीज़ें होगी जो बाकी चीज़ों पे डिपेंड होगी. तो जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़. फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ जो किसी पे डिपेंड नहीं होती है. उसके सम फंडामेंटल एग्जांपल्स है मास. मास जो है वो किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होगा. तो मास आपका एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट होगा किलोग्राम, जिसको हम लोग एम से डिनोट करेंगे. ओके, इसका नोटेशन हम लोग डायमेंशंस में एम से डिनोट करेंगे. देन सेकेंड फंडामेंटल यूनिट इज लेंथ. सेकेंड फंडामेंटल यूनिट इज लेंथ. सो लेंथ
इज़ द सेकेंड फंडामेंटल यूनिट, जिसको मीटर्स में मेजर किया जाता है ऐसे यूनिट्स में, और इसको नोटेशन हम लोग यूज़ करेंगे एल, नोटेशन यूज़ करेंगे कैपिटल एल। देन थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी इज़ टाइम, टाइम को टी से डिनोट करेंगे, उसका एसआई यूनिट है सेकेंड्स, एसआई यूनिट है सेकेंड्स। देन देर आर अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज अदर देन दिस थिंग्स लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर भी किसी और पे डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप में फंडामेंटल है। सो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन, और इसको डिनोशन में टीटा या के से डिनोट करते हैं। ओके, देन अदर यूनिट्स आर करंट, करंट इज अ फंडामेंटल यूनिट नॉट द चार्ज। करंट को डिफाइन किया चार्ज इंटू टाइम, चार्ज इंटू टाइम, इसका यूनिट है एम्पियर, और इसको ए से डिनोट करेंगे, इसको ए से या आई से डिनोट करेंगे नोटेशंस में। ओके, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं मोल, इसका ऐसा यूनिट है मोल, उसका नोटेशन भी मोल यूज़ करेंगे। देन लास्ट क्वांटिटी इज कैंडिला, इन अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, लूमिनस इंटेंसिटी। सो दिस इज डिनोटेड बाय कैंडिला, इसका ऐसा यूनिट है कैंडिला। ओके, कैंडिला सी डी से डिनोट करेंगे इसको। ओके, सो दीज आर सम फंडामेंटल क्वांटिटीज जो किसी और पे डिपेंड नहीं होती। तो जो भी बाकी क्वांटिटीज होगी वो इन पे डिपेंड होके आएगी। जैसे आपको कुछ क्वांटिटीज है, जैसे कि एरिया, तो एरिया में आप कोई भी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने वाले हो, लेंथ और विड्थ या लेंथ इंटू हाइट, है ना, या आर स्क्वेयर। सो लेंथ के ही पैरामीटर्स को यूज़ करके एरिया बनाने वाले हो। वॉल्यूम में भी ऐसा ही कुछ होगा। तो उन क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, उन क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पे जाने से पहले देयर आर सम यूनिट सिस्टम्स, जैसे मेजरमेंट्स के लिए जनरली स्टैंडर्ड पहले के ज़माने में एमकेएस, मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर्स में और टाइम को सेकंड्स में मेजर करते थे। ऐसे ही सीजीएस में मास को ग्राम्स में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड्स में। ऐसे ही एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड इज़ द यूनिट्स विच आर यूज्ड बाय यूके स्टैंडर्ड्स, अब ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स। ओके, तो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है अभी, जिसमें वो सारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कवर हो रहे हैं, उसको हम लोग एसआई यूनिट्स बोलते हैं, जिसमें मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड्स में मेजर करेंगे। बट इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ और फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसे कि एम्पियर है, करंट है ना, केल्विन है टेम्परेचर का। सो एसआई यूनिट इज़ द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। ओके, सो दिस इज़ द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स विच विल बी यूज इट प्रिफरेबली। ओके, प्रिफरेबली हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे कंपेयर टू अदर क्वांटिटीज़। ओके, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है? एज आई टोल्ड यू, द क्वांटिटीज़ विच डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटीज़। जैसे यहाँ पर फोर्स लिखा है, मास लिखा, वेलोसिटी लिखा है। वेलोसिटी में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ पे डिपेंडेंट है और टाइम टी। तो ये दो पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है ना। एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी दो बार यूज़ हो तो भी वो डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। जैसे एरिया एल इंटू एल होता है ना, मतलब मीटर स्क्वेयर होता है उसका यूनिट, भले लेंथ इंटू विड्थ हो या लेंथ इंटू हाइट हो, बट वहाँ पर लेंथ का डायमेंशन यूज़ करने वाले हो। वैसे ही आपका एक्सेलरेशन है, जिसमें लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वेयर आएगा, बिकॉज मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इसका यूनिट होता है। वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम। ऐसे ही फोर्स है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या वर्क हो, एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो या करंट हो, चार्ज हो, वोल्टेज हो, रेसिस्टेंस हो, ये क्वांटिटीज़ जो है किसी और पैरामीटर पे डायरेक्ट इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। प्योरली वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वो किसी और से डिराइव हुई है, किसी और से डिराइव हुई है। रेसिस्टेंस में वोल्टेज और करंट का यूज़ हो रहा है, तो वोल्टेज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो वर्क डन भी एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये चीज़ें बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, ये बिल्डिंग बनी हुई है जिसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो वर्क जो है वो यूनिट जो जूल कहलाता है, उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, लेकिन फोर्स में मास इंटू एक्सेलरेशन आ रहा है। मास फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में आती है। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर समथिंग विच रिक्वायर्स सम फंडामेंटल क्वांटिटीज टू बी क्लब्ड विथ सम पावर्स। सो डायमेंशंस के कुछ पावर्स पे रेज किया है, तो उसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ एक ही क्वांटिटी का पावर 1 होता है। जैसे मास में m के पावर 1 ही आएगा, उसमें लेंथ और टाइम का कोई रोल नहीं होगा। जैसे लेंथ में सिर्फ लेंथ का पावर 1 आएगा, मास और टाइम या टेम्परेचर या करंट का कोई रोल नहीं होगा। बट जैसे फोर्स है तो मास तो आएगा, बट एक्सेलरेशन आया जिसमें एक्सेलरेशन में लेंथ और टाइम दोनों आ रहे हैं, तो मास का भी पावर है, लेंथ का भी कुछ पावर है, टाइम का भी कुछ पावर आएगा।
मतलब ये डिराइव्ड है बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज. वी आर गोना यूज दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज एज पर रिक्वायरमेंट. So derived quantities are something which depends upon fundamental quantities, which depends upon fundamental quantities. I hope this clear too. These are further examples. और कुछ constants है, resistance, charge, okay, potential, gravitational constant, जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते थे, है ना. तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. देयर इज़ नो लिमिट टू डिराइव्ड क्वांटिटीज़, है ना. बट हम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वो देखते जाएंगे. Apart from derived quantities, there are two supplementary quantities. दो supporting members है जिसका डायमेंशन नहीं है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, बट इट इज़ ए हैज़ सम यूनिट्स. इट हैज़ सम यूनिट्स. इसके पास यूनिट्स और डायमेंशन समथिंग डिफरेंट. यूनिट्स जो होते हैं वो हो सकता है इसके पास, बट इसके डायमेंशंस नहीं रहेंगे. तो इसमें दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है. एक है प्लेन एंगल जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, जिसको 2D एंगल भी बोल सकते हो. प्लेन एंगल इज 2D एंगल. उसको कैसे डिफाइन करते हैं पहले देख लेंगे, उसके बाद विल सी समथिंग कॉल्ड 3D एंगल. ओके, सो फर्स्ट इज प्लेन एंगल. तो आप सोचो यहाँ पर एक कर्व है, इस कर्व को आप इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो, आपकी आंखों से आप इसको देखना चाहते हो, तो इसको पूरा कर्व देखना हो तो आपके उसके एंड पॉइंट्स आपकी आंखों पे लाइट रे आनी चाहिए, राइट. तो यहां से आपकी आंखों पे उसके लाइट रे ऐसे आगे मान लेते हैं. तो ये आपकी आंखों से उस एज को कवर किया आपने, टच एंड पॉइंट्स को देख लिया. तो यहाँ पर जब देखा आपने तो आपके आंखों पे कुछ एंगल बना यहाँ पर थीटा. दिस एंगल इज डिफाइंड एज 2 डायमेंशनल एंगल. अब इसको कैसे डिफाइन किया गया, इस कर्व का लेंथ अगर मैं L मान रहा हूँ, लेंथ ऑफ द आर्क, L इज द लेंथ ऑफ द आर्क, एंड यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस R, लेंथ ऑफ द आर्क, और दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट. सो दिस डिस्टेंस को रेडियस भी बोल सकते हो आप. तो यहाँ पर दिस एंगल 2D एंगल इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ द आर्क ओवर रेडियस, सो आप सोचते हो लेंथ और रेडियस दोनों का यूनिट तो मीटर होता है, तो मीटर कट गया, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशंस, बट इसका यूनिट है रेडियंस. ओके, RAD से डिनोट कर सकते हैं रेडियंस को. तो इसका यूनिट है रेडियंस. दिस इज द यूनिट विच वी यूजिंग फॉर एंगल्स. ये SI यूनिट है इसका. हम डिग्रीज यूज करते थे लोअर स्टैंडर्ड्स में, बट इट इज़ ए प्रिफर्ड यूनिट इज रेडियंस. SI यूनिट इसका रेडियंस है. ओके, तो रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन फैक्टर आपने देख सकते हो. अगर एक सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है वो लिखते थे 2πr, इफ़ यू रिकॉल. बट सर्कल में ये पूरा सर्कल देखना होता है, एंगल कितना देख रहे हो आप, 360 डिग्रीज देख रहे हो. तो 360 डिग्रीज करस्पॉन्ड्स टू 2π. 360 डिग्रीज करस्पॉन्ड्स टू 2π. मतलब 1 डिग्री कितना हो गया, 2π/360. मतलब 1 डिग्रीज π/180 रेडियंस. 1 डिग्रीज π/180 रेडियंस. देखो यही फॉर्मूला आप लोग एक्चुअली सर्कल का सर्कमफ्रेंस के लिए यूज़ करते थे. वहाँ लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द आर्क. तो उसका सर्कल को काट के सीधा कर लो, तो ये लेंथ जो होगा 2πr के बराबर होगा ना. तो वो लेंथ जो है 2πr लिखो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2π. तो रेडियंस में 2π करस्पॉन्ड्स टू 360 डिग्रीज. 2π करस्पॉन्ड्स टू 360 डिग्रीज. ओके, सो दिस इज अबाउट प्लेन एंगल. प्लेन एंगल इज समथिंग विच कैन बी मेजर्ड by using length of arc by radius. Okay, नोट करने वाली बात, it does not have dimensions but it has units. मतलब इसका मास के पावर कुछ टर्म नहीं है, लेंथ के पावर कुछ टर्म नहीं है, टाइम के पावर कुछ टर्म नहीं होगा, बट इसके पास यूनिट्स होगा. इसके पास यूनिट है रेडियंस. ओके, आई होप इट्स क्लियर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये थोड़ा नया एंगल आपने कभी पहले नहीं पढ़ा होगा. इसको बोलते हैं 3D एंगल और सॉलिड एंगल. तो सॉलिड एंगल है क्या? सॉलिड एंगल को विजुलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है इनिशियली, आपने कभी देखा नहीं, इसलिए तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए इसको तो रोटेट नहीं कर पा रहे.
एक स्पीयर बना रहा हूं, ओके अगर एक स्पीयर है और इसके अंदर एक स्क्वायर प्लेट रखी हुई है, उसके अंदर एक स्क्वायर प्लेट रखी हुई है, उस स्क्वायर प्लेट को आपको ऑब्जर्व करना हो तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट या चारों एजेस को कवर करना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेट रखी हुई है ऐसे, ओके इस स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट को आपको देखना है, तो उसको जब देखोगे तो आपकी आंखों से जो लाइंस जाएगी आपकी आंखों से जो लाइंस जा रही है वो कुछ ऐसी होगी। तो ये जो आपकी आंखों से उस चारों कॉर्नर्स का प्रोजेक्शन होगा स्पीयर पे जाके, आपकी आंखों से जो प्रोजेक्शन होगा, आपकी आंखों से जो जा रहा है इसका प्रोजेक्शन जो होगा स्पीयर पे, वो कुछ ऐसा कर्व दिखेगा, ऐसा कर्व्ड सरफेस, मतलब इसका जो शेडो बनेगा, ऐसा मान लो इसके ऊपर जब लाइट डाली तो उसका जो शेडो बनेगा वो कुछ ऐसा कर्व्ड सरफेस बनेगा, इस तरह से कुछ कर्व बनेगा। इस पॉइंट से आपने वो लाइट रेस डाली थी ऐसे, राइट। तो वो प्रोजेक्शन जो आया उसका एरिया, इस प्रोजेक्शन का जो एरिया है, इस प्रोजेक्शन का जो एरिया है, अगर इसका एरिया ए है और यहाँ से इसका डिस्टेंस आर है, इसका डिस्टेंस आर है, तो सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज दिस प्रोजेक्टेड एरिया अपॉन आर स्क्वेयर, प्रोजेक्टेड एरिया अपॉन आर स्क्वेयर, ओके। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जाता है, एरिया सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करेंगे, सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करेंगे। ओमेगा इज द सिंबल रिप्रेजेंटेड फॉर एंगल, जैसे टीटा को यूज़ करते हैं हम लोग फॉर 2D एंगल्स, यहाँ पर ओमेगा यूज़ कर रहे हैं। एरिया अपॉन आर स्क्वेयर, वहाँ पर लेंथ अपॉन रेडियस होता था, यहाँ पर एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया किसका? इस प्लेट का नहीं, इस प्लेट का जो प्रोजेक्शन है स्पीयर पे, इस प्लेट का जो प्रोजेक्शन है स्पीयर पे, उसका एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ओके। तो इसका भी देखो डायमेंशंस, एरिया का मीटर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, बट इट स्टिल हैज़ यूनिट्स, इट स्टिल हैज़ यूनिट्स। इसका यूनिट है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ओके। एस आर से डिनोट कर सकते हो, यहाँ लिखा हुआ स्टेरेडियंस, यू कैन सी हियर स्टेरेडियन इज रिटन हियर, ओके। तो स्टेरेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ओके। इन सिंपल टर्म्स देखा जाए, सिंपली आप एक पॉइंट से ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन जो होगा वो कोनिकल शेप होगा, कोनिकल शेप होगा। तो वहाँ पर कहीं पर भी एरिया ले रहे हो, उस एरिया और वहाँ का डिस्टेंस का स्क्वायर, वो जो होगा आपका 3D एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। जैसे आपका ऐसे कोन बन जाए, आप यहाँ पर इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, तो ये जो एरिया है अपॉन ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, तो एरिया अपॉन एंगल का स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, दैट इज सॉलिड एंगल का यूनिट होगा स्टेरेडियन, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज ए 3 डायमेंशनल एंगल। 2D एंगल जो होता था वो 2 एजेस को देखने का कर्व को, जिसको L/R डिफाइन किया गया, L/R डिफाइन किया गया। तो ये 3 डायमेंशनल एंगल है, A/R स्क्वायर इसका डेफिनेशन है, A/R स्क्वायर इसका डेफिनेशन है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने पढ़ा, ओके। देन हम लोग देखेंगे कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले, इसको यहाँ से रिमूव कर देते। सो व्हाट आर डायमेंशनल फॉर्मूला? तो पहले तो बेसिक यूनिट्स का डायमेंशन, मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T, टेम्परेचर के लिए मैं टीटा यूज़ कर रहा हूँ, बुक्स में K भी दे सकते हैं, K यूज़ कर सकते हो, बुक्स में K तो मैं भी K यूज़ करूँगा, टेम्परेचर के लिए K यूज़ करते हैं, ओके। एंड करंट के लिए A, करंट के लिए A यूज़ करेंगे, ओके। इसके अलावा लुमिनस इंटेंसिटी और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला और
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसको देखेंगे। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है? समथिंग विच कैन बी डिराइव्ड बाय द फंडामेंटल ब्लॉक्स। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए 2-3 ब्लॉक्स को जोड़ के एक दीवार बना सकते हो, बीच में सीमेंट भी लगाना पड़ेगा, है ना, कुछ वाटर का भी शायद यूज़ होगा। तो जैसे जैसे जिस चीज़ का यूज़ आएगा उसको देखते जाएंगे, है ना। तो हम लोग इसमें क्या क्या लिखेंगे? क्वांटिटी लिखेंगे, उसका कुछ फॉर्मूला हो तो लिखेंगे, उसका एसआई यूनिट लिखेंगे, और उसका MLT टीटा फॉर्मेट, इसको बोलते हैं डायमेंशंस। MLT टीटा या MLT के, इसको डायमेंशंस बोलते हैं, डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। मास का M, लेंथ का L, टाइम का T, टेम्परेचर का केल्विन K, ओके, करंट का I। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज से इसको कैसे डिराइव किया जाता है देखते हैं। यहाँ हम लोग लिख रहे हैं बेटा क्वांटिटी, उसका SI यूनिट, उसका फॉर्मूला, और उसके बाद हम लोग इसका MLT टीटा फॉर्मेट, MLT के फॉर्मेट, ओके। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, और कोई भी यूनिट्स आ रहा है तो उसको भी यूज़ करें, करंट वगैरह का फॉर्मेट, ओके। तो फर्स्ट क्वांटिटी ले रहे हैं, बहुत बेसिक क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं, एरिया। तो एरिया का ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ, या पाई इंटू आर स्क्वायर, या L इंटू बी, ओके। तो इसका कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं, बहुत सारे टाइप के एरियाज हो सकते हैं, है ना। सरफेस एरिया हो सकता है ना। तो इसको एरिया का फॉर्मूला डिफाइन नहीं करें, अगर स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेट में 2 लेंथ को यूज़ करने वाला, लेंथ इंटू लेंथ यूज़ करने वाला। मास का कोई पावर नहीं है, तो मास के पावर 0 है बेटा, लेंथ के पावर 2 है, टाइम के पावर 0 है, K के पावर भी 0 है, जिसको मैं डायरेक्टली L स्क्वायर लिख सकता हूँ, L स्क्वायर लिख सकते हो। बाकी टर्म्स का पावर 0 है, बाकी टर्म्स का पावर 0 है। मास भी नहीं है इसके अंदर, कोई क्वांटिटी का मास नहीं है, ना टाइम है, ना टेम्परेचर का कोई रोल है इसमें, ओके। अगला क्वांटिटी हम ले रहे हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब। अगेन वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, या पाई आर स्क्वायर H सिलेंडर के लिए, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब स्पीयर के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर उसका फॉर्मेट में लेंथ के पावर 3 आने वाला, बिकॉज L जो यूनिट आ रहा है मीटर का ही आ रहा है, तो उसका पावर 3 आ जाएगा। तो M पावर 0, L पावर 3, T पावर 0, K पावर 0, दैट इज L पावर 3। इसको L पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग, ओके। अगला क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं डेंसिटी। सो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका सिंबल जनरली रो यूज़ किया जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो kg बाई मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब के लिए हमने L क्यूब लिखा हुआ था ऑलरेडी, और kg के लिए M, तो M बाई L क्यूब आ जाना चाहिए। तो L क्यूब जब ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा पावर, तो इसका फॉर्मूला में M L -3 हो जाएगा। टाइम का कोई रोल नहीं है, ओके, टाइम और टेम्परेचर का कोई रोल नहीं इसमें। देन विल डिफाइन मोमेंटम। मोमेंटम कैसे डिफाइन किया गया? बिफोर गोइंग टू मोमेंटम विल डिफाइन वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड। देखो डेफिनेशन दोनों का अलग अलग है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन, स्पीड और वेलोसिटी अलग है। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो दोनों डिफरेंस सेम चीज़ नहीं है, बट दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड है। सो जिसका यूनिट सिमिलर है मैं साथ में लिख रहा हूँ अभी, भले उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, ओके। तो यूनिट है मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिख दोगे। मैं अगर यहाँ पर स्पीड का लिख रहा हूँ डिस्टेंस ओवर टाइम, बट वेलोसिटी के लिए हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ओके। तो फॉर्मूला में डिस्टेंस का L और टाइम का बाई T, L बाई T, T ऊपर आएगा LT-1। देन विल गो फॉर एक्सेलरेशन। So acceleration is defined as
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। अगर आपका काइनेमेटिक्स थोड़ा सा चालू हो गया तो dv/dt आपने पढ़ा होगा, या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। तो एक्सेलरेशन इज डेल्टा v/t, अभी आपके लिए ऐसे लिख लेता हूँ। तो इसका यूनिट डेल्टा v का यूनिट मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो LT माइनस टू, LT माइनस टू, LT माइनस टू हो जाएगा इसका। ओके, सो लेट्स गो ahead and see some more quantities which can be used. Okay, ओके तो देखो यहाँ पर पहला वाला क्वांटिटी है, दूसरा वाला SI यूनिट है, फॉर्मूला है और MLT फॉर्मेट है। ओके, तो क्वांटिटी में हम लिख रहे हैं अभी मोमेंटम। सो मोमेंटम का SI यूनिट क्या हो जाएगा? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम? मास, इसका डेफिनेशन पहले, मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट kg मीटर पर सेकेंड है। देयर इज अ सिमिलर क्वांटिटी टू मोमेंटम नोन एज इम्पल्स। इम्पल्स भले ही फिजिकली सिग्निफिकेंस में थोड़ा सा डिफरेंट है। इम्पल्स इज बेसिकली फोर्स इंटू टाइम और चेंज इन मोमेंटम, बट उनका यूनिट सेम है, तो मैं उनको साथ में लिख रहा हूँ। यहाँ पर इम्पल्स भी लिख सकते हो, इम्पल्स के लिए भी आंसर सेम होगा, बट फिजिकल डेफिनेशन अलग है। इम्पल्स के लिए फिजिकल डेफिनेशन क्या है? मोमेंटम का बदलाव, मोमेंटम का बदलाव, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर उसका यूनिट मास का L, सर मास का M, वेलोसिटी का LT माइनस 1, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो M के पावर 1, L के पावर 1, T के पावर माइनस 1। मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का LT माइनस 1। वेलोसिटी हमने पीछे देखा था तो उसको यूज़ किया है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्वांटिटी फोर्स। सो फोर्स इज डिफाइंड एज मास इंटू एक्सेलरेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बदलने का रेट। तो मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम लिख सकते हो या मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो, दोनों ही सही डेफिनेशन से। इसका यूनिट न्यूटन होता था। न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो देखो फोर्स का डेफिनेशन आपने बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये पढ़ा होगा, पर इसको ऐसा भी पढ़ सकते हो, डेल्टा P/T। तो डेल्टा P का यूनिट ये वाला है बाई टाइम, या मास इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट LT माइनस 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ आ जाएगा MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, मास का M, एक्सेलरेशन का LT माइनस 2 और मोमेंटम का MLT माइनस 1 डिवाइड बाई टाइम। तो एक और टाइम ऊपर आ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? देन फ्रॉम फोर्स वी हैव लर्न समथिंग कॉल्ड वर्क। अब वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर वर्क जो है, जिसका यूनिट आपको पता है जूल होता है, जिसका यूनिट जूल होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल। वर्क को डिफाइन किया गया था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क को डिफाइन किया गया था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, FS cos थीटा आएगा आपको बाद में पढ़ने के, बट अभी एज ऑफ नो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूनिट है इसका। वैसा ही क्वांटिटी कोई भी एनर्जी का यूनिट, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सब एनर्जीज का यूनिट जूल है। भले उसका सिग्निफिकेंस अलग है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर है, पोटेंशियल के लिए आपको फॉर्मूला याद हो तो mgh है ना। बट कोई भी फॉर्मेट में हो, बट सबका यूनिट तो जूल है। हीट एनर्जी का भी जूल है, कोई भी फॉर्मेट की एनर्जी हो तो उसका यूनिट क्या होगा? जूल। तो सबका MLT फॉर्म सेम होगा, सबका MLT फॉर्म सेम होगा। वर्क में यहाँ पर एनर्जी भी लिख सकता हूँ इसके साथ, और टॉर्क। अब टॉर्क भी आपने कभी सुना नहीं होगा शायद, तो डरने की कोई बात नहीं। टॉर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एज ऑफ नो ऐसे याद रख सकते हो, जब आपको टॉपिक में आएगा प्रॉपर रोटेशन चैप्टर में तब आप इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए टॉर्क क्या है? घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए, ऐसा सोच सकते हो, है ना। जैसे फोर्स चलाने के लिए है, ऐसे ही इस चीज़ को घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको हम टॉर्क बोल सकते हैं। तो इसका भी यूनिट जूल है। इसमें फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं, तो यूनिट न्यूटन इंटू मीटर ही हो रहा है, तो न्यूटन इंटू मीटर को ही जूल बोलते हैं। देखो जूल को क्या लिख सकते हो? न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हो। अब न्यूटन क्या? kg मीटर,
पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर आ रहा है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होने वाला है। तो यहाँ पर जो आया इसके साथ लेंथ और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको एल से मल्टीप्लाई, तो एल पावर 1 इंटू एल पावर 1, तो एल पावर 2 हो जाएगा। भले ही हमने वर्क के डेफिनेशन से किया है, बट इस सबके लिए वैलिड है। कोई भी फॉर्म की एनर्जी हो, टॉर्क हो, वर्क हो, सबके लिए ये फॉर्मूला और ये नोटेशन ml²t-2 वैलिड है। ओके, यहाँ तक सबको एटलीस्ट याद रख सकते हो, ये इजी डेफिनेशन से आता है। आगे की जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी से अगर नहीं आ रहा है तो आप बेसिक फॉर्मूला से या यूनिट से डिराइव कर सकते हैं। इसलिए यूनिट डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों का कैसे डेफिनेशन है या यूनिट कैसा है उसको देख के आप डिराइव कर सकते हैं। ओके, अगला टर्म हम लोग लेने वाले हैं पावर। So power is defined as work done in unit time, work done in unit time। तो पावर को यूनिट होता है वाट, इज़ नथिंग बट जूल पर सेकेंड। वाट को नथिंग बट जूल पर सेकेंड लिख सकते हो। वर्क डन का यूनिट जूल है और टाइम का सेकेंड है। ओके, यहाँ पर पावर को डिफाइन किया गया वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, टेक्निकली हमको लिखना चाहिए dW/dt। ओके, बट अभी आपको समझने के लिए वर्क का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकेंड्स, तो उनको रेशियो है जूल पर सेकेंड। तो जूल तो आपको पीछे दिख रहा है ऊपर वाली स्लाइड में, ml²t-2, उसको t से डिवाइड कर दीजिए, तो t ऊपर आएगा तो t⁻⁻1 एक और ऐड हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ml² t⁻⁻3, ml² t⁻⁻3। सो पावर का डेफिनेशन क्लियर है। पावर हो, हॉर्स पावर हो, पहले के ज़माने में पावर नहीं होता था, घोड़े गाड़ी चलती थी, तो उनको हॉर्स पावर के टर्म में बोलते थे। ओके, 1 हॉर्स पावर इज अराउंड 746 वाट्स, 746 वाट्स। तो भले हॉर्स पावर हो, कोई भी पावर हो, उनका यूनिट क्या है? वाट। तो वाट यूनिट है तो ml² t⁻⁻3 हो जाएगा। यहाँ तक आई होप इट्स क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड टू सम मोर क्वांटिटीज विच आर लिटिल बिगर इन क्वांटिटीज। थोड़ी और बड़ी बड़ी क्वांटिटीज पे जाते हैं जो आपने शायद थोड़ी बहुत सुनी हो, थोड़ी बहुत नहीं भी हो सकती, तो डिफाइन करते करते हम लोग उसको डिराइव भी कर लेंगे ऐसे ही। ओके, ओके, अगली क्वांटिटी हम ले रहे हैं, पावर तक हो गया चार्ज। अब चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, भले चार्ज को पहले डिफाइन किया, बाद में करंट डिफाइन किया था आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में, बट चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। करंट इज टेकन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो चार्ज को लिख सकते हो करंट इनटू टाइम। तो चार्ज को लिख सकते हैं, चार्ज का यूनिट है कूलम, मतलब एम्पियर सेकेंड। कूलम को लिख सकते हो एम्पियर इंटू सेकेंड, दैट इज Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ओके, वेयर I इज करंट, T इज टाइम। ओके, तो करंट का SI यूनिट है A, सॉरी करंट का SI यूनिट है एम्पियर, और नोटेशन भी A यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और टाइम के लिए T। तो इसका नोटेशन MLT फॉर्म में A⁻1 T⁻1। इसमें कोई मास का रोल नहीं है, ना कोई लेंथ का रोल है, सिर्फ एम्पियर इंटू सेकेंड्स, एम्पियर इंटू सेकेंड्स मतलब एम्पियर इंटू टाइम। A इंटू टी लिखेंगे हम लोग, A इंटू टी इसका नोटेशन यूज़ करेंगे। तो अगला क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बाद, पोटेंशियल। सो पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, सबका यूनिट सेम है, जिसको हम वोल्ट बोलते थे, वोल्ट्स। तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल को क्या सिर्फ है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और पोटेंशियल डिफरेंस को यूनिट चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू ए फाइनाइट डिस्टेंस। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन वर्क पर चार्ज है, वर्क अपॉन चार्ज है। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है। ओके ओके, इसको जूल पर कूलम लिख सकते हो, जूल पर कूलम। तो जूल आपका वर्क का यूनिट होता था, डेफिनेशन कैसा है? वर्क अपॉन चार्ज। तो चार्ज का यूनिट I इंटू टी है, और जूल वर्क का यूनिट ml² t-2 है, ml² t-2। तो मैं इसको यहाँ डिराइव भी कर देता हूँ, ml² t-2 डिवाइड बाई A इंटू टी। तो t ऊपर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और A ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। इसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, पावर अपॉन करंट। देखो पावर अपॉन करंट, पावर को V इंटू आई लिखते थे, तो पावर का ml² t-3 था, डिवाइड बाई I कर लो,
मतलब करंट कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा ए पावर -1 एक्स्ट्रा आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी आ रही है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ml² t-3 a पावर -1, a पावर -1। ओके, ml² t-3 a पावर -1। सो आई होप इट्स क्लियर। पोटेंशियल के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, जिसको हम लोग ओम्स लॉ से डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो आर को हमने डिफाइन किया गया था V/I, V/I। तो V का यूनिट अभी लिखा हुआ आपने, V का यूनिट अभी लिखा हुआ है, उसको करंट से डिवाइड कर देते हैं। करंट का नोटेशन A यूज़ कर रहे हैं, तो इसको A से डिवाइड करने से A के पावर -1 डिवाइड बाई A पावर -2 हो जाएगा, बाकी सब सेम है ना। वोल्टेज का हमने यहाँ लिखा हुआ है डिवाइड बाई एम्पियर, तो एम्पियर ऊपर जाके A पावर -2 हो जाएगा। तो ml² t-3 A के पावर -2। आई होप इट्स क्लियर। तो पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस इज क्लियर। सो हीट एनर्जी, आपने जूल्स हीटिंग इफेक्ट पढ़ा, I² RT, उसको अलग से डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि एनर्जी पीछे पढ़ लिया था हमने। एनर्जी का ml² t-2, किसी का भी एनर्जी हो उसका यूनिट ml² t-2 ही रहेगा। ओके, लेट्स गो फॉर सम न्यू क्वांटिटीज विच यू माइट नॉट हैव हर्ड अबाउट। ओके, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, टेक्निकली इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका नोटेशन हम ईटा से करेंगे, ओके। और इसको फॉर्मूला में पढ़ने के लिए हम लोग विस्कस फोर्स को लिख सकते हो, एरिया इंटू विस्कोसिटी कोफिशिएंट इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? जब भी ग्रेडियंट टर्म यूज़ होता है पर यूनिट लेंथ आता है, ओके। और आपने बुक्स में एक फॉर्मूला है विस्कस फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, है ना। वो जब सॉलिड बॉल को, छोटे से बॉल को हमने लिक्विड में ड्रॉप कर दिया, तो उसका जो वेलोसिटी के हिसाब से आपका विस्कस कोफिशिएंट है। विस्कोसिटी इज बेसिकली लाइक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ सॉलिड्स। तो ये यहाँ पर जो है फ्लूइड मोशन को अपोज कर रहा है। एक्चुअली एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज कर रहा है और दूसरा वाला तीसरे को अपोज करेगा, तीसरा वाला चौथे को अपोज करेगा, चौथा वाला पाँचवें को। ऐसे हर लेयर एक नीचे वाले लेयर को अपोज करता जाता है। तो जैसे हर लेयर नीचे वाले को अपोज करता जाएगा, तो हर लेयर जब नीचे वाले को अपोज कर रहा है तो फ्लूइड की वेलोसिटी नीचे जाते जाते घट जाती है। जैसे वेवी नेचर जो सी का होता है ऊपर होता है, डेप्थ में जाओगे तो आपको प्लेजेंट मिलेगा बिकॉज उतना वेवी नेचर नहीं था, फ्रिक्शन के कारण, मतलब एक लेयर दूसरे को स्लो कर रहा है। तो नीचे जाते जाते वो ज़्यादा डीप डाइविंग करोगे सी में तो आपको प्लेजेंट नेचर मिलेगा। और ग्राउंड पे उसकी वेलोसिटी टेंडिंग टू 0 ही हो जाएगी बिकॉज ग्राउंड तो चल ही नहीं रहा, तो ग्राउंड के साथ उसकी वेलोसिटी रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगी। तो इसको डिफाइन किया, विस्कस फोर्स को डिफाइन किया गया कोफिशिएंट विस्कोसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब वेलोसिटी डेप्थ के साथ कैसे घट रही है, डेप्थ के साथ, वेलोसिटी डेप्थ के साथ घटेगी फ्लूइड की, बिकॉज नीचे 0 होगी वेलोसिटी, ऊपर सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो ये dV/dy वो अगले टर्म में लिख लेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी का चेंज पर लेंथ, ओके। तो इसका यूनिट है, देखो आप सोचो फोर्स का न्यूटन है अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर हो गया, प्रेशर को भी डिफाइन कर लेते हैं, है ना। प्रेशर का यूनिट हो गया पास्कल, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, अपॉन मीटर, तो 1/सेकेंड बचा हुआ है, तो 1/सेकेंड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा पास्कल सेकेंड, पास्कल का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड,
ये इसका ऐसा यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। अब न्यूटन का आपको पता है फोर्स, अभी सबसे पहली वाली स्लाइड में लिखा हुआ है mLT-2 मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एल स्क्वायर। mLT-2, यहाँ थोड़ा सा डिराइव भी कर लेते हैं इसको, mLT-2 अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी, है ना, mL²T-2 डिवाइड बाय एल स्क्वायर इंटू टी। तो एल स्क्वायर डिवाइड बाय एल पावर -1 हो गया, टी पावर -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो इसका यूनिट हो जाएगा mL-1 T-1। मास के पावर +1 है, लेंथ और टाइम के पावर -1 है, लेंथ और टाइम के पावर -1 है। mL-1 T-1 विस्कोसिटी का यूनिट। ml यूनिट हो जाएगा पास्कल सेकेंड, उसका नोटेशन mLT फॉर्म में mL-1, उसका डायमेंशन जो हो जाएगा mL-1 T-1 हो जाएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं, प्रेशर। अब प्रेशर या प्रेशर के रिलेवेंट चीज़ें, बहुत सारी जगह प्रेशर जैसी क्वांटिटीज जिसको हम लोग स्ट्रेस बोलेंगे, दैट इज़ फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन अलग अलग तरीके की। स्ट्रेस इज़ ए डिफरेंट थिंग, फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका अलग है, बट हम लोग उनका यूनिट सिमिलर है तो उनको साथ में लिख रहे हैं, प्रेशर और स्ट्रेस। जैसे यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया दे दूँ तो उसको भी स्ट्रेस बोलेंगे, उसको बोलेंगे शेयर स्ट्रेस। एक लेयर दूसरे को शेयर कर रहा है, रप्चर कर रहा है, तो शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, है ना। तो स्ट्रेसेस अलग अलग कैटेगरी है, कंप्रेसिव, टेंसाइल और शेयर। वो चीज़ें जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ सबका यूनिट सिमिलर है, सबका यूनिट सिमिलर है। जिसका यूनिट सिमिलर है हम उनको एक साथ लिख रहे हैं। तो प्रेशर हो, स्ट्रेस हो, इन सबका यूनिट सिमिलर है तो उनको साथ में लिख रहा हूँ। तो प्रेशर और स्ट्रेस इज़ डिफाइंड एज, यहाँ पर उसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल को ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, ओके। तो पास्कल को ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पास्कल के बारे में क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर, प्रेशर इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर कब लगेगा, जब फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया हो, है ना। तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया बोल सकते हो। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन का आपको अभी पढ़ा हुआ है mL-T-2 मास इंटू एक्सेलरेशन के लिए, मास का m, L-T-2 एक्सेलरेशन का, डिवाइड बाय एल स्क्वायर। तो mL-1 T-2, mL-T-2 डिवाइड बाय एल स्क्वायर, दैट इज mL-1 T-2, mL-1 T-2, this is the unit of pressure. Then velocity gradient. देखो ग्रेडियंट टर्म याद रखना है, ग्रेडियंट का मतलब चेंज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर वेलोसिटी का बदलना लेंथ के साथ, है ना। कुछ डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है, तो वेलोसिटी चेंज पर यूनिट लेंथ है, वेलोसिटी चेंज पर यूनिट लेंथ है। जैसे यहाँ पर dv/dy लिखा है। ग्रेडियंट जब भी आ जाए पर यूनिट लेंथ आएगा, याद रखना है। ग्रेडियंट जब भी आ जाए पर यूनिट लेंथ आएगा। जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो टेम्परेचर का बदलना टाइम लेंथ के साथ, टेम्परेचर का बदलना लेंथ के साथ, ओके। तो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट हो जाएगा 1/सेकेंड। क्यों ऐसा 1/सेकेंड? वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। लेंथ का यूनिट क्या है, 1/सेकेंड। सो लेंथ का यूनिट मीटर, तो मीटर मीटर कट के 1/सेकेंड बचा हुआ है, मतलब सेकेंड इनवर्स इसका यूनिट है, ओके। तो यहाँ पर dv/y इसका फॉर्मूला हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला dv/y, मतलब वेलोसिटी बदलने का रेट विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ, सॉरी वेलोसिटी बदल रहा है लेंथ के साथ, कैसे बदल रहा है उसका रेशियो है, ओके। तो यहाँ पर उसका यूनिट हो जाएगा T⁻⁻1, T⁻⁻1। वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट हो जाएगा T⁻⁻1। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। फ्यू मोर क्वांटिटीज विल डिस्कस। ओके, सो अगली क्वांटिटीज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया आपका। देन विल डिफाइन समथिंग कॉल्ड, टेम्परेचर वाले कुछ क्वांटिटीज़ को डिफाइन करेंगे जिसमें टेम्परेचर का भी थोड़ा सा रोल आता हो, ओके। तो यहाँ पर एक पहले टेम्परेचर से पहले एक छोटी सी और फ्लूइड मैकेनिक्स की एक और क्वांटिटी है, सरफेस टेंशन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन
इज़ बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जो हर फ्लूइड के लिए अलग होगी। जैसे विस्कोसिटी भी हर फ्लूइड के लिए अलग होती है, ऐसे ही सरफेस टेंशन फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, जिसको फोर्स अपॉन यूनिट लेंथ और एनर्जी पर यूनिट एरिया कह सकते हो। अभी और डिटेल में जब जाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में तब डिटेल में सोचेंगे इसके बारे में। बट सरफेस टेंशन का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। डिफिनीशन हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, अभी के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ और एनर्जी पर लेंथ का स्क्वायर, ओके। ऐसा भी एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया मान सकते हो, ओके। तो फोर्स का MLT-2 होता था डिवाइड बाय लेंथ, तो MLT-2 फोर्स का होता था डिवाइड बाय लेंथ, तो इसका हो जाएगा MT-2, MT-2, मास का पावर 1, टाइम के पावर -2। Then we'll go for some quantities which will be required in chapter heat, okay. तो there is something called specific heat। specific heat क्या होता है, देखो स्पेसिफिक जब भी टर्म आता है जनरली पर यूनिट मास तो डेफिनेटली आएगा, याद रखना। जैसे ग्रेडियंट आता है तो पर यूनिट लेंथ आता है, वैसे स्पेसिफिक आता है तो पर यूनिट मास आता है। तो कोई भी चीज़ को गर्म करना हो, अगर ये एक आयरन से बना हुआ है, एक प्लास्टिक से बना हुआ है, या कोई और मटेरियल से बना हुआ है, तो दोनों को 10 डिग्री टेम्परेचर राइज कराना हो आपको, क्या दोनों में एनर्जी सेम लगेगी? नहीं ना। एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। वैसे ही स्पेसिफिक हीट इज दैट नेचर ऑफ मटेरियल, कि कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है फॉर द सेम टेम्परेचर राइज फॉर द सेम मास ऑफ क्वांटिटी इन डिफरेंट मटेरियल्स। तो जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और जिसका स्पेसिफिक हीट कम होगा उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी, ओके। तो इसको C से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में S से भी डिनोट करते हैं, C और S इज़ द नोटेशन फॉर इट, ओके। तो इसका यूनिट हो जाएगा, इसका यूनिट लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, देखो जूल पर kg केल्विन, जूल पर kg केल्विन जनरली इसका ऐसा यूनिट होगा। पर डिग्री सेल्सियस कभी लिखा हो तो गलत नहीं, बिकॉज टेम्परेचर चेंज जो होगा सेल्सियस में या केल्विन में सेम होता है। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ऐसा डेफिनेशन है। तो C हो जाएगा Q बाई M डेल्टा T, वेर M जो Q जो है हीट एनर्जी है सप्लाइड, हीट एनर्जी सप्लाइड आर रिमूव्ड, M जो है मास, डेल्टा T इज द टेम्परेचर चेंज। तो एनर्जी का यूनिट हमको पता है जूल होता है, तो हमने इसलिए जूल लिखा है यहाँ पर। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, टेम्परेचर का होता है केल्विन। टेम्परेचर चेंज हो या टेम्परेचर चेंज हो सेल्सियस में लिखो तो भी सही वैल्यू आएगी, हाँ, बिकॉज चेंज जो होता है केल्विन में सेल्सियस में सेम होता है। तो जूल पर kg केल्विन इसका ऐसा यूनिट है। तो जूल के लिए हमने लिखा था ml² T-2, जूल के लिए लिखा था ml² T-2, मास के लिए लिखा था m, टेम्परेचर चेंज के लिए लिखते K। तो m कट जाएगा यहाँ पर, m कट जाएगा तो बचेगा L² T⁻⁻2 K⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट। क्या ऐसा याद रखना चाहिए हमको? नहीं, आपको डेफिनेशन याद हो, टाइम के साथ इस फॉर्मूला को बहुत बार यूज़ करने वाला हो 11th में पूरा, तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला क्लियर है, यूनिट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आप MLT फॉर्मेट आराम से निकाल सकते हो, ओके। नेक्स्ट, देन अगर एक मटेरियल यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो कंडक्टर में जल्दी ट्रांसफ़र होगी, और अगर एक कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, तो हीट ट्रांसफ़र होने में शायद ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट होगी। तो कंडक्टिविटी एक डिफाइन किए, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। Thermal conductivity is property of material by which it can easily allow the heat transfer to occur through it. Allow the heat transfer. जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है वो अच्छा कंडक्टर है, वो जिसका नहीं अच्छा है वो हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है। ये रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर की बात नहीं हो रही है ना। हीट को इजीली अलाउ करने वालों को अच्छा कंडक्टर बोलेंगे और नहीं करने वालों को अच्छा कंडक्टर नहीं बोलेंगे, सिंपल। तो इस कंडक्टिविटी का डेफिनेशन यहाँ पर, इसका यूनिट हो जाएगा वॉट, ओके। तो इसका यूनिट कैसे डिराइव करेंगे? पहले तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा नहीं है,
हीट ट्रांसफ़र रेट जब आ गया तो ये एनर्जी पर टाइम हो गया, तो पावर हो गया। तो पावर सप्लाइड जो है वो एरिया पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा और कितने लेंथ पे ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। तो पहले फॉर्मूला यहाँ लिख देते, Q/T दैट इज़ अ हीट ट्रांसफ़र रेट इज इक्वल टू एरिया इंटू टेम्परेचर चेंज दैट इज डेल्टा T अपॉन लेंथ का चेंज दैट इज डेल्टा L इंटू कंडक्टिविटी of the material K is the constant for every material, it is different, okay। जैसे रेजिस्टेंस हर मटेरियल का अलग होता है, कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी हर मटेरियल की अलग होगी। तो आप सोचो यहाँ पर है वॉट्स, Q/T क्या है, जूल पर सेकेंड, वाट अपॉन एरिया, अब डेल्टा T/L इसको बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर चेंज पर यूनिट लेंथ, टेम्परेचर का केल्विन, ग्रेडियंट का मीटर, डेल्टा L का मीटर। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब केल्विन पर मीटर। तो इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, देखो वाट, ये केल्विन पर मीटर इधर जाएगा, ये मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर कट जाएगा, तो ये मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो मीटर बचेगा, वो मीटर इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा और ये केल्विन डिवाइड हो जाएगा। तो वाट पर मीटर केल्विन इसका यूनिट हो जाएगा, वाट पर मीटर केल्विन इसका यूनिट हो जाएगा। यूनिट कैसे दे रहेगा सोचो, फॉर्मूला आप जब पढ़ोगे तब याद रहेगा। अभी के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि उधर ये कैसे डिराइव हुआ यूनिट बताने के लिए आपको डिराइव किया। Q/T इज पावर, एनर्जी अपॉन टाइम, ए एरिया, टेम्परेचर चेंज केल्विन और लेंथ का मीटर। तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यहाँ मीटर बचा है, यहाँ पर केल्विन बचा है, मीटर केल्विन इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मीटर केल्विन यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, K का, देखो पावर का ml² T-3 आया था डिवाइड बाई ml² T-3 किसका आया था, पावर का आया था, है ना। Q/T का पावर का ml² T-3 आएगा डिवाइड बाय मीटर मतलब लेंथ डिवाइड बाय टेम्परेचर मतलब केल्विन K। तो L कट जाएगा यहाँ से, तो आपका बचेगा ml⁻1 T⁻³ K के पावर -1 सो दिस इज अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी। टेम्परेचर ग्रेडियंट भी लिख देते, टेम्परेचर ग्रेडियंट, सो ग्रेडियंट टर्म से आपको क्या याद आना चाहिए बेटा, ग्रेडियंट इंप्लाइज चेंज पर यूनिट लेंथ। तो टेम्परेचर का चेंज पर यूनिट लेंथ, अगर मैंने थिक ब्लॉक ऑफ आइस ले लिया तो यहाँ से वहाँ टेम्परेचर जो चेंज होगा, अगर मैं यहाँ से हीट सप्लाई कर रहा हूँ तो धीरे धीरे होगा, बिकॉज आइस उतना अच्छे से कंडक्ट शायद ना कर पाए। तो हीट चेंज, हीट एनर्जी लॉस्ट या गेन्ड पर यूनिट लेंथ जो होगा उसको हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलेंगे। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन पर मीटर, डेफिनेशन हो जाएगा dt/dx और डेल्टा T/डेल्टा L, टेम्परेचर चेंज बाय लेंथ, टेम्परेचर चेंज बाय लेंथ। तो टेम्परेचर चेंज का यूनिट क्या है, केल्विन, इसका मीटर। तो इसका बहुत इजीली आप डिराइव कर सकते हो, केल्विन अपॉन लेंथ का L⁻⁻1 हो जाए आ जाएगा, ओके। देन देर इज समथिंग कॉल्ड फ्लो रेट्स, वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं कभी कभी। पानी कितना बह गया गिवन टाइम में, वॉल्यूम फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, छोटी छोटी चीज़ डिफाइन कर लेते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट एंड मास फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब कितना वॉल्यूम चला गया इन गिवन टाइम इंटरवल, ओके। आपने नल चालू कर दिया, 1 मिनट में कितना लीटर का पानी भर गया, तो लीटर इज द वॉल्यूम एंड टाइम 1 मिनट। तो वॉल्यूम फ्लो रेट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। आप इजीली इसका डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूम फ्लोन बाय टाइम, ओके। वॉल्यूम बाय टाइम में यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वॉल्यूम फ्लोन डिवाइड बाय टाइम टेकन, इसको भी शब्द हम लोग Q' से डिनोट करते हैं। तो हम लोग अभी के लिए V/T लिख रहे हैं, वॉल्यूम बाय टाइम, है ना। वॉल्यूम के लिए L3, टाइम के लिए T⁻⁻1, बिकॉज टाइम डिवीजन में है तो ऊपर आके माइनस हो जाएगा। तो वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए L3 T-1, देन देर इज समथिंग कॉल्ड मास फ्लो रेट।
व्हाट इज मास फ्लो रेट? सेम फ्लो रेट, रेट आ जाएगा तो पर टाइम आ जाएगा। जब भी रेट आता है पर टाइम, वेलोसिटी का बदलने का रेट, एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम आ गया था, है ना। ऐसे ही वॉल्यूम फ्लो रेट, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम आ गया था। तो मास फ्लो रेट अपॉन मास अपॉन टाइम, कितना केजी का पानी भर गया गिवन टाइम इंटरवल में, अगर आपने नल चालू कर दिया, है ना। तो सेम क्वांटिटी मास अपॉन टाइम, इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर सेकेंड। केजी पर सेकेंड, ओके। मास अपॉन टाइम, आप इसका डेफिनेशन याद रख सकते हो। कभी कभी इसको एम डॉट से डिनोट करेंगे हम लोग, मास के ऊपर छोटा सा डॉट लगा देंगे तो मास फ्लो रेट हो जाता है, उसका नोटेशन है ना। मास अपॉन टाइम इसका डेफिनेशन है, मास का किलोग्राम, तो मास का कैपिटल एम यूज करेंगे, टाइम के लिए 1/t मतलब t पावर -1, ओके। सो वी हैव लर्नड क्वाइट नंबर ऑफ क्वांटिटीज, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है, कोई लिमिट नहीं है इसको। आप जैसे जैसे 11th-12th में नए नए डेफिनेशंस पढ़ोगे, और बहुत सारे डेफिनेशंस के साथ बहुत सारी क्वांटिटीज आती रहेगी, है ना। सो जैसे जैसे नई नई क्वांटिटीज आएगी, विल डिफाइन देम एज पर रिक्वायरमेंट। अभी के लिए आपको इतनी क्वांटिटीज भी सफिशिएंट है समझने के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बेस पे होंगे जो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर क्वांटिटी नहीं पता है, मतलब एमएलटी फॉर्मेट नहीं पता है, तो डरने की बात नहीं है, बेसिक वर्क तक या पावर तक याद रख सकते हो। उसके बाद आपको अगर डेफिनेशन कोई बता दे या कोई फॉर्मूला दे दे, तो आपको डिराइव करना आना चाहिए, यूनिट से डिराइव करना आना चाहिए। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा, तो फॉर्मूलाज को कंपेयर करके आप उसका यूनिट डिराइव कर सकते हैं, है ना, यूनिट डिराइव कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट डिराइव करना हो, वो भी एक लिख लेते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो आपने 9th या लोअर स्टैंडर्ड्स में शायद पढ़ा हो, F = G(m1m2/r²). दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होती है, तो वो कांस्टेंट जो होता है यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 6.67 10⁻11 होती है। तो इसका यूनिट कैसे लिखेंगे? फोर्स का आपको पता है, मीटर स्क्वायर उधर आके डिवाइड हो जाएगा। देखो फॉर्मूला, देखो मैं फॉर्मूला पहले लिख रहा हूँ आपके लिए, सो दैट यूनिट आप डिराइव कर पाओ। G(m1m2/r²). देखो r² मतलब मीटर का स्क्वायर, वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, m1m2 मतलब किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। तो यूनिट आपको पता चल गया, तो क्या इसका एमएलटी फॉर्म लिख सकते हैं? न्यूटन का पता है एमएलटी -2, और इंटू मीटर स्क्वायर मतलब L² अपॉन केजी का स्क्वायर मतलब m⁻²। mLT-2 न्यूटन का लिख दिया हमने, इंटू लेंथ का स्क्वायर L2 और मास का स्क्वायर m2 डिवीजन में। तो इसका हो जाएगा m2 ऊपर आके m⁻⁻1 हो जाएगा, L T के पावर L के पावर 3 हो जाएगा, 2 × 1 3, और T के पावर -2, T के पावर -2 रहेगा। सो ऐसे ही बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स और भी आते रहेंगे, जब जब नए नए कॉन्स्टेंट्स आएंगे विल डिराइव देम, ओके, विल डिराइव देम बाय यूजिंग सम डेफिनेशन और फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो आई होप यू go through these derived quantities first. At least these many quantities are sufficient to start with your questions, and you can easily do the questions accordingly. Okay, so हमने काफ़ी क्वांटिटीज देखी, आप देख सकते हो, यहाँ से चालू किया था। सो हमने काफ़ी नंबर ऑफ क्वांटिटीज पढ़ी है, तो इस सारी क्वांटिटीज़ को एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। देन वील सी हाउ टू अप्लाई दिस डायमेंशनल फॉर्मूलाज एंड हाउ टू यूज़ दिस टेक्निक्स टू कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट सिस्टम। ओके, कन्वर्जन सिस्टम्स क्या होते हैं, और इन डायमेंशंस का फॉर्मूलाज का एमएलटी फॉर्म का क्या यूज़ है, उनको हम लोग देखेंगे। ओके, सो नाउ विल सी सम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इनको क्यों सीखा, उसका क्या यूज़ है, दैट्स व्हाट वी आर गोना लर्न नाउ। ओके, सो फर्स्ट एप्लीकेशन, कन्वर्टिंग फ्रॉम वन यूनिट फॉर्मेट टू अनदर यूनिट फॉर्मेट। जैसे मैं आपको दे दूँ 1 जूल या 1 न्यूटन, उसका CGS यूनिट क्या होगा, उसका CGS यूनिट क्या होगा। सो दिस कन्वर्जन रिक्वायर्स ए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन। न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट सबके लिए सेम होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट सबके लिए सेम होना चाहिए। दैट इज़ N1
U1 इक्वल टू N2 U2, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये सबके लिए सेम होना चाहिए। तो मैं अगर आपको बोलूँ 1 न्यूटन कितने वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू होगी CGS में, जैसे 1 मीटर सबको पता होगा भाई, 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर सबको याद है, या 1 मीटर 1000 mm है, ये तो बेसिक कन्वर्जन जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। बट अगर मैं बोलूँ 1 न्यूटन कितने CGS यूनिट में क्या होगा, जिसको आपने शायद पढ़ा हो डाइंस में, है ना, 10 पावर 5, वो हम लोग यहाँ डिराइव करेंगे बाय दिस टेक्निक N1 U1 इक्वल टू N2 U2, वेयर N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। N क्या है, और U है यूनिट, U है बेटा यूनिट, U इज़ ए यूनिट, U इज़ ए यूनिट, सो N इज़ ए न्यूमेरिकल वैल्यू, U इज़ द यूनिट। ओके, सो न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा हर सिस्टम के लिए, हर सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहेगा। कोई भी काइंड ऑफ यूनिट सिस्टम हो, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू उसका यूनिट मिला के सेम वैल्यू देना चाहिए। तो इसका एग्जांपल्स से स्टार्ट करते हैं। 1 जूल या 1 न्यूटन को पहले CGS में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग जो ले रहे हैं यहाँ पर, 1 न्यूटन को कितने CGS में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो CGS में हमको इसका यूनिट पता हो तो भी अभी के लिए ऐसा सोचेंगे नहीं पता है ना। सो लेट्स सी हाउ टू डिराइव दिस इन CGS सिस्टम। ओके, तो इतने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड पावर 2 - 6, मतलब m के पावर 1 है, l के पावर 1 है, t के पावर -2 है न्यूटन में। यहाँ पर इंटू यूनिट जो CGS में चाहते हो। ओके, तो यहाँ पर n जो CGS यूनिट है, CGS का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यूनिट में ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो, होल पावर -2, सेकेंड के पावर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर मतलब सेकेंड पावर -2। तो ऐसा सेकेंड्स में कोई कन्वर्जन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ का मास के पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यूनिट्स अलग है। अभी इसको इधर ले आओ, तो n इक्वल टू मैं लिखूँ 1 इंटू, देखो 1 न्यूटन का मतलब 1 किलोग्राम को 1 मीटर से मल्टीप्लाई किया और 1 सेकेंड स्क्वायर से डिवाइड किया है, ये मतलब हुआ। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 kg, इसका MLT फॉर्म में क्या हो जाएगा, m पावर 1 l पावर 1 t के पावर -2। तो m के पावर 1 डिवाइड बाई 1 ग्राम होल पावर +1, होल पावर +1, मास के पावर 1 है। लेंथ के पावर, लेंथ का पावर बेटा कहाँ पर, यहाँ पर 1 मीटर है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होगा, बेसिक यूनिट जो CGS में है सेंटीमीटर है। होल के पावर 1 MLT -2, L के पावर भी 1 है। टाइम के पावर, टाइम में दोनों का यूनिट 1 सेकेंड है, होल पावर -2। देखो 1/1 1 ही हो गया, उसका होल पावर एनीथिंग, 1 के पावर एनीथिंग इज़ 1, तो ये लास्ट वाला टर्म तो 1 हो गया। यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम दोनों को सिमिलर यूनिट्स में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 kg को 1000 ग्राम्स लिख सकते हैं अपॉन 1, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब देखो होल पावर 1, यहाँ 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा आपका और ये 1 हो जाएगा। होल पावर 1, तो 100 इंटू 1, 100 इंटू 1000 विल गिव 10 पावर 5। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 10 पावर 5 हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू CGS में 10 पावर 5 हो जाएगा, मतलब 1 न्यूटन को CGS में कन्वर्ट करो तो उसका 10 पावर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10 पावर 5 हो जाएगा। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। ओके, तो 1 न्यूटन इज 10 पावर 5 और इसका CGS में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन बोलते हैं, डाइन, DYNE, डाइन। ओके, सो 1 न्यूटन इज 10 पावर 5 डाइन्स। ओके, सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। ये तो आपको स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम पता है, कभी कभी किसी ने और यूनिट सिस्टम्स भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं को पहले इसका स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम को एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। एर्ग को मतलब 1 न्यूटन को CGS में कैसे कन्वर्ट करेंगे। CGS में उसका यूनिट हो जाएगा एर्ग, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा आपको पता करना है। तो 1 जूल को आप कितना लिख सकते हो इन CGS सिस्टम, यूनिट लेना है CGS सिस्टम, यूनिट लेना है CGS सिस्टम। तो यहाँ पर 1 इंटू MLT फॉर्म क्या है, किलोग्राम, ML² T -2, ML² T -2, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन का MLT -2 है इंटू L, ML² T -2। तो यहाँ पर M
एल स्क्वेयर टी माइनस टू, मास में लेंगे 1 kg, लेंथ में लेंगे 1 मीटर होल स्क्वेयर, और टाइम में लेंगे 1 सेकेंड होल पावर -2। यहाँ पर लिखोगे आप 1 ग्राम, m तो मास, लेंथ का 1 सेंटीमीटर और सेकेंड का 1 सेकेंड। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता हमको, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर होल पावर 2 और 1 सेकेंड होल पावर -2। तो सिमिलर टर्म्स को इस तरफ ले आओ और नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 जूल है, लकीली क्वेश्चन में 1 जूल दिया, 5 जूल है तो 5 मल्टीप्लाई हो जाता, बस इतना ही फ़र्क है ना। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg अपॉन 1 ग्राम होल पावर 1, लेंथ 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर होल पावर 2, 1/1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, होल पावर -2 इज बेसिकली सेम यूनिट। ओके, तो यहाँ पर इसको 1000/1 लिख सकते हो, तो 1000 के पावर 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 10⁻3। ये 100/1 बिकॉज सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसके पावर 2 है, तो 10 का पावर 2 होल का पावर 2, तो 10 का पावर 4 हो जाएगा। 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं, उसका पावर 2 है, ये 100 सेंटीमीटर है, तो 100 पावर 2, 100 पावर 2 इज 10⁻4, तो इसको मैं 10⁻4 लिख देता हूँ यहाँ पर, ये 1 ही हो जाएगा, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻7 हो जाएगा। तो 1 जूल इज 10⁻7 टाइम्स द CGS यूनिट, 10⁻7 टाइम्स द CGS unit, that is 1 joule is 10⁻7 erg, 1 joule is 10⁻7 erg. These are some standard questions, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये तो स्टैंडर्ड यूनिट से CGS, बट कोई बंदे ने चूज़ कर लिया यूनिट सिस्टम ही अलग चूज़ कर लिया, उस यूनिट सिस्टम में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। अगर आपके सिस्टम में SI यूनिट्स में कुछ दे दिया हो तो उस सिस्टम में क्या वैल्यू होगी निकालनी होगी, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे आपने खुद ने एक नया सिस्टम डिफाइन किया, मैंने मान लिया भाई 200 ग्राम को मैं 1 यूनिट मानूंगा, तो 1 किलो को 5 यूनिट्स मानोगे, आपका यूनिट किलोग्राम का मतलब मास का कोई भी यूनिट आप देख रहे हो, आपने 5 यूनिट्स ऑफ मास बोला, इसका मतलब मैं मानूंगा किलोग्राम है, बिकॉज आपने 200 ग्राम को 1 यूनिट माना है। ऐसे लेंथ को आपने 0.1 सेकेंड्स को 1 यूनिट माना है, तो आपके लिए 1 सेकेंड नहीं है, 0.1 सेकेंड इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर टाइम। ऐसे ही आपने लेंथ को कुछ अलग मान लिया है ना, तो ऐसा कुछ दे दिया और उसका कन्वर्जन आपको SI यूनिट्स में कुछ वैल्यू दी, उसका कन्वर्जिंग फैक्टर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन हम एक देखेंगे, सो दैट हाउ दिस सिस्टम N1 U1 N2 U2 कैसे यूजफुल है देखेंगे उसके लिए। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अगर मैंने बोल दिया कि आई हैव चूजन ए सिस्टम वेयर मास इज टेकन एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज टेकन एज 200 ग्राम्स, मतलब मैं मास को ले रहा हूँ 200 ग्राम, लेंथ को ले रहे 20 मीटर, लेंथ को ले रहे हो 20 मीटर, मतलब 20 मीटर को 1 यूनिट ले रहे हो आप, और 200 ग्राम को 1 यूनिट ले रहे हो। ओके, तो 100 मीटर को आप लोग बोलोगे 5 यूनिट का लेंथ है, और लेंथ का यूनिट आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे सेंटीमीटर हमने नाम दिया, मिलीमीटर या मीटर दिया, ऐसा नाम दे के आप कुछ अलग नाम दे सकते हो, है ना। उस सिस्टम में आपने नया नाम दिया है, और टाइम का आपने चूज़ कर लिया 0.1 सेकेंड्स, 0.1 सेकेंड्स। ये आपने नया सिस्टम ही, आपने अपना नया सिस्टम बना लिया, ना कि SI या CGS या MKS के अलावा आपने अपना नया सिस्टम बनाया। और SI यूनिट में अगर आपको फोर्स दे दी है 360 न्यूटन इन SI यूनिट दिया हुआ है, देन क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इन योर सिस्टम, इन योर सिस्टम, आपके सिस्टम में इसका वैल्यू क्या होगा। फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स इन न्यू सिस्टम, नए सिस्टम में क्या वैल्यू होगी। तो आपको यही करना है जो पहले करते थे, तो यहाँ पर आप n लिख दोगे, मास लिख दोगे 200 ग्राम। देखो फोर्स का MLT फॉर्म होता है MLT - 2, MLT - 2, MLT - 2। लेंथ में आप लिख दोगे 20 मीटर, टाइम में लिख दोगे 0.1 सेकेंड्स, 0.1 होल पावर
-2। ओके, तो यहाँ से आप उस तरफ लिखोगे 360 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें 1 न्यूटन नहीं है, 360 न्यूटन से, और इसका मास क्या हो जाएगा 1 kg, लेंथ हो जाएगा 1 मीटर, इन दोनों के पावर 1 है, ml1 m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2, सेकेंड में लोगे 1 सेकेंड होल पावर -2। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकालोगे तो यार 360 तो ऐसे ही रहेगा नंबर, इंटू पहले नंबर 1 लेते थे, इस क्वेश्चन में 360 लिया है, बस इतना ही फ़र्क है। 1 kg को मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 200 ग्राम्स होल पावर 1। 1 मीटर को मैं 1 मीटर ही रखूँ होल पावर 1, बिकॉज दोनों का यूनिट मीटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और टाइम का भी दोनों का यूनिट सेकेंड है, लेकिन ये 1/0.1 होल पावर -2। ओके, होल पावर -2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका वैल्यू 360 इंटू ये 5 हो गया, 200 जाएगा 5 टाइम्स 1000 में, ये हो जाएगा 1/20, ये 0.1 ऊपर जाके 10 हो जाएगा, 10 के पावर -2 मतलब 1/100, 1/100। ओके, सो यहाँ से एक जीरो यहाँ से कट गया। ओके, 5 जाएगा 2 टाइम्स। ओके, तो 36/40 या 18/20, ये 2 जाएगा 18 टाइम्स, यहाँ पर 18/20 मतलब 9/10, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 0.9। फोर्स का नया यूनिट होगा, न्यूटन नहीं होगा, वहाँ पर आपका जो भी डिफाइंड यूनिट होगा नया यूनिट होगा। तो अगर 360 न्यूटन्स ऐसे यूनिट्स में बोल रहे हो, उस यूनिट में आप 360 नहीं बोलोगे, 0.9 ही बोलोगे, 0.9 ही बोलेंगे। सो दिस इज हाउ यू यूज दिस कन्वर्जन फैक्टर्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस। देयर आर अदर मेजर एप्लीकेशंस which we'll see. If you want to derive a unit, then we can use this technique. Second application is to derive the units of unknown quantity. मैं अगर आपको इक्वेशन दे दूँ PV equal to nRT, where P is pressure, V is volume, N is number of moles and T is temperature. Derive the unit of R. तो जिसका पता है उसको एक तरफ लिख देंगे और बाकी अननोन को एक तरफ लिख देंगे। तो R को लिख सकते हो यहाँ से PV/NT। प्रेशर के लिए आप प्रेशर के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखोगे। आप इसको MLT फॉर्म में क्या लिख सकते हो, ML, देखो प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, MLT -2 न्यूटन अपॉन L स्क्वायर, ML -1 T -2, वॉल्यूम का L पावर 3 और नंबर ऑफ मोल्स का मोल लिख देंगे। ओके, और टेम्परेचर का केल्विन। तो यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, मोल ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, या m का मास सेम रहेगा, लेंथ के पावर 2 हो जाएगा, है ना, लेंथ के पावर 2 हो जाएगा, टेम्परेचर के पावर भी -2 है, वो भी सेम होगा, बिकॉज +3 -1 हो गए, L के पावर 2 हो गया था। ओके, मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, जो न्यूटन इंटू मीटर जूल का यूनिट आ रहा है, तो ML स्क्वायर T -2 तो आना था, है ना। जूल पर मोल मतलब इंटू मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो इसको, ये तो जूल का यूनिट आपको याद है, तो इससे अननोन क्वांटिटी का यूनिट बना सकते हो, जूल पर मोल केल्विन। जूल पर मतलब n का यूनिट जो हो जाएगा वो जूल पर मोल केल्विन, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ML स्क्वायर T -2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स और K इनवर्स। ओके, तो एक अननोन क्वांटिटी का यूनिट डिराइव करने में हेल्प कर सकता है, अननोन क्वांटिटी का यूनिट डिराइव करने में, बाय कंपैरिजन वी कैन डिराइव द यूनिट्स। ओके, दिस इज वन एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन, हम करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक कर सकते हैं। करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, अगर मैं आपको इक्वेशन दे दूं V = ut, ओके, तो वेयर V इज द फाइनल वेलोसिटी, U इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वेशंस का डायमेंशन सेम नहीं है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डायमेंशनली दोनों सेम नहीं है। देखो यहाँ पर आपका यूनिट आ रहा है मीटर पर सेकेंड, यहाँ आ रहा है मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो टू चेक द इक्वेशन वेदर इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग,
टू चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और रॉन्ग। तो उसके लिए इस टेक्निक को यूज़ कर सकते। आप दोनों तरफ के यूनिट सेम होने चाहिए। अगर मैं आपको एक और इक्वेशन दे दूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, हर टर्म का यूनिट सेम होना चाहिए, s का, u t का, ए टी स्क्वेयर का। ये आपको पता है सही इक्वेशन है, जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो s का यूनिट मीटर होता है, u इंटू टी मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो सही है। ये भी मीटर आ रहा है, मतलब u t तो सही है। वॉट एवर हाफ ए टी स्क्वेयर, a का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इंटू टाइम का स्क्वेयर मतलब सेकेंड स्क्वेयर, तो ये भी मीटर आ रहा है। मतलब तीनों तरफ, मतलब यहाँ मीटर आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ डायमेंशनली l के पावर 1 आ रहा है, l के पावर 1 आ रहा है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है कि नहीं चेक करने में हेल्प करता है। एक हमने देखा कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट सिस्टम। सेकंड डायमेंशनली करेक्ट है कि रॉन्ग है, उसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग चेक करने के लिए। थर्ड एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। थर्ड एप्लीकेशन कंपेयरिंग और डिराइविंग ए यूनिट। थर्ड एप्लीकेशन हमने देखा था पहले। फर्स्ट एप्लीकेशन देखा कन्वर्जन, सेकंड एप्लीकेशन देखा डिराइविंग अननोन यूनिट, थर्ड एप्लीकेशन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। बट इसमें एक फ्लॉ है, चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिख दूं आपके लिए हाफ एम वी स्क्वायर, तो आप यूनिट्स कंपेयर करो। इसका काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल, मास का m, वी स्क्वायर का l स्क्वायर टी पावर -2, तो एम एल स्क्वायर टी -2 आ गया, और जूल का भी एम एल स्क्वायर टी -2। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखने की जगह 3/5 एम वी स्क्वायर लिख देता, तो भी ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। सो कभी कभी क्या होता है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन, बट डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन डेफिनेटली मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, बिकॉज वो इक्वेशन ही सही नहीं, डायमेंशनली मैच नहीं हो रहे, वो डेफिनेटली इनकरेक्ट है। बट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कभी कभी आ जाता है, फिर भी वो मैथमेटिकली सही हो जरूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं चेक कर सकते, बट इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं चेक नहीं कर सकते। दैट इज अ डिसएडवांटेज हियर। ओके, वी कैन चेक ओनली डायमेंशनल करेक्टनेस, वी कैन नॉट चेक वेदर इट इज एक्चुअली एक करेक्ट इक्वेशन और नॉट। मैथमेटिकल करेक्टनेस इसका गारंटी नहीं ले सकते। ओके, देन इट इज यूज्ड टू डिराइव सम फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन अननोन एंड नोन क्वांटिटीज। अगर कोई चीज़ किसी और पे डिपेंड कर रही है, तो वो चीज़ इसके साथ कैसे वेरी करेगी, ये चीज़ हम इससे डिराइव कर सकते हैं, इससे डिराइव कर सकते। जैसे हमने एक देख लिया कि पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट होता है, तो ये पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है किस पे डिपेंड करता है। नीचे जो बॉब रखा गया है, बॉल जो रखा जाता है, इसको बॉब बोलते हैं, तो वो बॉब का मास पे डिपेंड करेगा कि नहीं, क्या इस स्ट्रिंग के लेंथ पे डिपेंड करेगा, क्या प्लैनेट पे डिपेंड करेगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, है ना। ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है, हमको नहीं पता है ना, किससे करेगा किस पे नहीं करेगा, हमको नहीं पता। तो ये जो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा मानते हैं अभी, लेंथ पे, मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो हम लोग लिखेंगे टाइम इज फंक्शन ऑफ लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फंक्शन ऑफ मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन। तो इसको पहला स्टेप लिखते हैं, T इज इक्वल टू एफ ऑफ एम एल एंड जी। मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ऐसा हमने सोचा है। होगा नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये कंपैरिजन करने के लिए आपको इस फंक्शन को हटाना हो तो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, सम कांस्टेंट इनटू मास इनटू लेंथ। मास के पावर a, हमको पता नहीं इसके डायमेंशन में कितने पावर पे आएगा, मास के पावर a, लेंथ के पावर b मान लेते हैं, और एक्सेलरेशन के पावर c मान लेते हैं। अब कंपेयर करने के लिए दोनों को डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे, दोनों को डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो मास यहाँ पर टाइम, तो टाइम के पावर 1 हो जाएगा, इसका मास का पावर कितना है, 0 है, लेंथ का पावर भी 0 है, मास का पावर 0 है, लेंथ का पावर भी 0 है, इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू यहाँ पर m के पावर a, लेंथ में l के पावर b, एक्सेलरेशन का MLT फॉर्म होता है LT - 2, तो LT - 2 होल पावर c लिखेंगे, LT पावर 2 होल पावर c लिखेंगे। ये स्टेप सबको आना चाहिए कि भाई किस पे डिपेंड कर रहा है, कुछ में दिया होगा, या इसको न्यू फंडामेंटल सिस्टम माना तो इसका क्या यूनिट होगा, ऐसा कुछ पूछ सकते। तो किस पे डिपेंड होगा वो लिखेंगे, और इसको यहाँ लिखेंगे। तो लिखने के बाद हमने पावर्स
कितने पावर से डिपेंड कर रहा है वो देखना चाहेंगे, तो पावर ए, पावर बी, पावर सी कुछ एज्यूम कर लेते हैं। अब कंपेयर करेंगे पावर्स को, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी कंपेयरिंग द पावर्स। ओके, कंपेयर पावर्स ऑफ m। तो एज यू कैन सी हियर m के पावर 0 है, यहाँ के m के पावर 1 है, m के पावर a है, तो 0 इज इक्वल टू a, तो ये एक रिलेशन आ गया। नेक्स्ट स्टेप विल डू इज कंपेयर द पावर्स ऑफ लेंथ, तो वी कैन सी हियर यहाँ पर L के पावर 0 है, यहाँ पर B और C है, तो B प्लस C मिला के 0 होना चाहिए। Then we'll compare the powers of time. तो टाइम के पावर आप देख सकते हो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -2c है, तो 1 इज इक्वल टू -2c, तो c की वैल्यू हो जाएगी -1/2, सो वंस वी नो c यू कैन प्लग इट इन द सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में प्लग करो इसको यहाँ पर, तो b की वैल्यू आ जाएगी +1/2, बिकॉज b इक्वल टू -c आ जाएगा, तो -c का मतलब -1/2 दैट इज +1/2। तो आपको पावर्स ऑफ a b c आ गए। तो अभी आप टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हो वहाँ से, सम कांस्टेंट इंटू m पावर 0 दैट इज a की वैल्यू 0 आई, लेंथ का पावर 1/2 आया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर -1/2 आया। तो आपने सोचा था कि नीचे बॉब रखा तो उस बॉब के मास पे डिपेंड करेगा, मतलब यहाँ पर मैं 1 किलो रखूँ, 10 ग्राम रखूँ, 100 किलो रखूँ, वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम रहेगा, ऐसा है। तो ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, 10 किलो 100 ग्राम रखूँ या 10 ग्राम रखूँ, सब पे वैल्यू का चेंज नहीं आएगा। तो टाइम पीरियड को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से t इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू L के पावर 1/2 और G के पावर -1/2 को नीचे लेके जाओ +1/2, तो रूट ऑफ L/G लिख सकते हो, L/G। तो टाइम पीरियड इज सम कांस्टेंट इनटू रूट L/G। सो दिस इज हाउ वी डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन एन अननोन क्वांटिटी एंड सम क्वांटिटीज ऑन विच इट कैन डिपेंड अपॉन। ओके, हमने एज्यूम करे इस चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, तो हमने लिखा कि इसके पावर ये होगा, इसके पावर ये होगा, इसके पावर कुछ c होगा। तो उसके बाद हमने पावर्स को कंपेयर किया डायमेंशन एनालिसिस से, तो कंपेयर करके हमने इसका कुछ रिलेशन बना दिया। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक, वी कैन डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन some quantity which we want to understand in terms of other quantities, ओके। बट इस पर एक ड्रॉबैक है, आप देख सकते हो यहाँ k लिखा है, वो k की वैल्यू कितनी है वी डोंट नो। दिस कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय दिस टेक्निक, इस टेक्निक से इसको डिराइव करना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज दिस टेक्निक हैज़ ओनली कंपेरिजन ऑफ पावर्स, में पावर्स को कंपेयर ही कर सकते हैं हम लोग। वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट, this constant has to be found by experimental techniques, so this is a small flaw in its technique के पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं और पावर्स के फॉर्म में हम इक्वेशंस को बना सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस है कि भाई इसको हम लोग रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं विदाउट एनी नोइंग एनीथिंग एल्स। ओके, कोई एक्सपेरिमेंट किए बिना कि मास हर बार अलग अलग मास रखा, हर बार अलग अलग लेंथ लिया, इतना टीडियस प्रोसेस को अवॉइड कर सकते हैं। इस प्रोसेस से हमको पता चलेगा मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, सिर्फ लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग मास को वेरी करना बंद कर देंगे, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करेगा, तो मास से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है ना। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक, दैट वी कैन डिराइव सम एटलीस्ट एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज, है ना। सो इसमें कुछ और फ्लॉस भी है। अगर मेरे को एस्टेब्लिश करना है कुछ रिलेशनशिप, देन दिस इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ पावर्स, है ना। अभी देखा आपने पावर L पावर 1/2 G पावर -1/2 आया, तो पावर में फॉर्म में होना चाहिए, बट एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मेट हो,
जैसे अभी एक इक्वेशन था एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उस तरह का इक्वेशन हम डिराइव नहीं कर पाएंगे। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो, या इस फंक्शन में प्लस हो या माइनस हो, प्लस आर माइनस वाला फॉर्मेट इस टेक्निक से डिराइव नहीं कर पाएंगे। पावर्स में ही इक्वेशन होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट टाइप और डिवीजन टाइप में ही डिराइव कर सकते, प्लस आर माइनस वाला फॉर्मेट डिराइव नहीं कर सकते। देन अनदर ड्रॉबैक इज we cannot derive equations containing trigonometric functions, exponential functions और logarithmic function। trigonometric function हो, log function हो, वैसी चीज़ों को हम derive नहीं कर पाते, ऐसी चीज़ों को हम derive नहीं कर पाते। तो can't derive trigonometric function। trigonometric function हो, log का function हो, लॉग फंक्शन हो, या एक्सपोनेंशियल हो, ई पावर एक्स, ई पावर अल्फा इंटू टी दे दिया मैंने कुछ, या कांस्टेंट इंटू टाइम दे दिया, तो ऐसा कुछ दे दिया तो वो उस तरह की चीज़ों के लिए ये बनानी है। ओके, एक्सपोनेंट्स हो। ओके, सो पावर्स के फॉर्मेट में मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, एक और चीज़ आपको याद रखनी है, साइन ऑफ समथिंग और एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का समथिंग हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का समथिंग हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कुछ भी दे दिया हो, वो पूरा डायमेंशनलेस होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, लॉग के अंदर और एक्सपोनेंट के अंदर, ये तीनों, ये जो अंदर आ रहा है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। इट्स ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको दे दिया जाए, एग्जांपल मैं अगले स्लाइड में दिखा रहा हूँ, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसा दे दिया मैंने, तो आपको पता चला कि इसके अंदर तो डायमेंशन नहीं हो सकते। y का डायमेंशन a के बराबर होगा, y का डायमेंशन a के बराबर होगा, है ना। तो ये वेव इक्वेशन कहलाता है आगे जाके। तो यहाँ पर ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड है जिसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ओके, अगर आपको ओमेगा का नहीं पता मान लेते तो आप इसको अननोन मान लेते हैं, ओमेगा को अननोन मान लेते हैं। टाइम का यूनिट सेकेंड्स, तो ये पूरा मिला के एल टी के पावर 0 होना चाहिए, बिकॉज इसका कोई डायमेंशन नहीं बनना चाहिए। तो ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा टी के पावर -1, बिकॉज ये सेकेंड्स है ना, मतलब सेकेंड मतलब टाइम है, उधर जाकर टाइम पावर -1 हो जाएगा, टाइम पावर -1 हो जाएगा। ऐसे ही के एक्स, के की वैल्यू हमको नहीं पता, एक्स की वैल्यू डिस्टेंस दी हुई है क्वेश्चन में, एक्स को डिस्टेंस दिया है, बट ये पूरा एल के पावर 0 होना चाहिए। तो ये एल के पावर 1 है, उधर जाके एल पावर -1 हो जाएगा। तो के का डायमेंशनल फॉर्मूला एल के पावर -1, मतलब के का यूनिट होना चाहिए 1/मीटर, ओमेगा का होना चाहिए 1/सेकेंड, बट ओमेगा का एक्चुअल यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, बट रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ओमेगा का यूनिट जो हो जाएगा वो रेडियन पर सेकेंड है, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल पावर टी पावर -1 हो जाएगा, टी पावर -1 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी यूज़ साइन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कुछ भी आ जाए उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, लॉग के अंदर आ जाए या एक्सपोनेंट्स में आ जाए, उनका कभी डायमेंशन नहीं बनेगा, उनका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ऑलवेज डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। मतलब ये दोनों प्रोडक्ट, जैसे ये दोनों प्रोडक्ट है, इन दोनों के मिला के टाइम m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर भी होना चाहिए, सबके लिए सेम लॉजिक लगेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन सब के लिए जो है इनके अंदर वाली क्वांटिटीज़ का कोई डायमेंशन नहीं होगा। ओके, सो दीज आर सम एप्लीकेशन जो मैंने अभी डिस्कस किए, जो यहीं पे लिखे हुए, इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं चेक करने के लिए, डायमेंशंस कंपेयर करने के लिए, है ना। पहला इक्वेशन वही लिखा है कि इक्वेशन चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें ड्रॉबैक क्या है, इक्वेशन चेक हो, मैथमेटिकली सही हो गलत हो वो हमको नहीं पता। ओके, देन डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी, जैसे हमने डिराइव करवाया एक अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन आर का निकाला था हमने, है ना, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। देन तीसरा इक्वेशन दिया है, दो अननोन क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन बनाने में, दो या दो से ज़्यादा अननोन क्वांटिटीज़ में रिलेशन बनाने में हेल्प कर सकता है। ओके, देन लास्ट
एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, वो स्टार्टिंग में सीखा था N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये सारे इसके एप्लीकेशन है, डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन है। देन व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द लिमिटेशंस अभी जो डिस्कस किए कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर वाला टर्म का हम मतलब ऐसे इक्वेशन हम डिराइव नहीं कर सकते। देन एडिशन या सब्ट्रैक्शन टाइप का फॉर्मेट हो वो डिराइव नहीं हो सकता। मैथमेटिकली सही हो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो, वो गारंटी नहीं है कि मैथमेटिकली भी सही हो। चौथा, जो कॉन्स्टेंट्स है, जैसे टाइम इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू रूट L/G डिराइव किया था, वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप एक्सपेरिमेंटली डिराइव करोगे तो 2 पाई आएगी, 2 इंटू पाई, जो हम इस टेक्निक से डिराइव नहीं कर सकते। वही लिमिटेशन मैंने यहाँ पर अगले स्लाइड में नोट किए हुए। ओके, यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड्स। कांट बी डिपेंडेंट वेरिएबल्स, हाँ एक और है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादा है, देर आर सम इक्वेशंस इन फिजिक्स वेयर देर आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन सम क्वांटिटी। जैसे कैपिलरी राइज का फॉर्मूला आता है। कैपिलरी राइज क्या होता है, अगर आप वाटर डालते हो प्लांट्स में तो रूट्स में डालते हो, लेकिन पानी ऊपर तक कैसे जाता है, बिकॉज दीज आर स्मॉल ट्यूब्स, पतली ट्यूब्स में अगर पानी डालते हो तो वो राइज कर सकता है ना, अबव द बेस लेवल। तो उस टेक्निक का कितना राइज होगा उसका एक फॉर्मूला आता है। तो उस फॉर्मूला में H इक्वल टू सरफेस टेंशन अपॉन डेंसिटी इंटू रेडियस इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी ऐसा आता है। तो जो कैपिलरी राइज होने वाला है सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ ट्यूब पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, एंड डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो 4 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है, और आपका वो सारे क्वांटिटीज़ में सिर्फ MLT आ रहा है। तो 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो 3 इक्वेशन ही बना सकते हो आप, बट आपके पास अननोन क्वांटिटीज़ 4 है, तो चारों का पावर कैसे निकालोगे। तो वैसे चीज़ों के लिए भी डिराइव नहीं कर सकते, जितनी अननोन है उतने ही इक्वेशन बनने चाहिए, वरना आप डिराइव नहीं कर पाएंगे। वो फॉर्मूला की अभी टेंशन मत लो, वो फॉर्मूला जब सिखाया जाएगा आपको समझ में आएगा। बट अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 3 है सारे वेरिएबल्स में, और वेरिएबल्स 3 से ज़्यादा है, देन वी कैन नॉट यूज़ दिस टेक्निक, बिकॉज अननोन क्वांटिटीज़ ज़्यादा है तो इक्वेशंस भी ज़्यादा बननी चाहिए। मतलब 4 क्वांटिटीज़ है तो 4 इक्वेशन बननी चाहिए, बट इक्वेशन 3 बन रही है, तो डिराइव नहीं कर पाएंगे। दीज आर सम लिमिटेशंस विच वी हैव डिस्कस्ड, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टाइप का इक्वेशन डिराइव नहीं कर सकते, प्लस और माइनस फॉर्मेट को डिराइव नहीं कर सकते, है ना। मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन। वी कैन नॉट डिराइव द constants, we cannot derive the constants. These are some limitations of the dimensional analysis. So I hope you enjoyed this session. We'll wind up for today. This is the basic introduction of dimensional analysis. The other parts are significant digits and errors. Okay, so उसको अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. So have a great day.